सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सिविक्स का एक और चैप्टर, क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो इसमें क्या समझना है आप लोगों को। इस चैप्टर में छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़रूरी चैप्टर है आप लोगों के लिए समझना। हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को समझना, इस चीज़ को समझना कि आखिरकार मार्जिनलाइजेशन है क्या। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या समझा है। इसमें है मार्जिन। मार्जिन आप लोग को पता है मार्जिन होता क्या। मार्जिन मतलब बेसिकली क्या, कोना, है ना। तो ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि आपको समझना क्या है। तो बेसिकली ये मान लो हमारी सोसाइटी जिसमें मेजर लोग रह रहे हैं, ठीक है, मेजर पीपल इस सोसाइटी में रह रहे हैं। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे इस सोसाइटी, मेन सोसाइटी से धीरे धीरे दूर जा चुके हैं। ठीक है, तो ये मान लो आपकी पूरी कंट्री इंडिया, ये कुछ सोसाइटीज़ हैं, लेकिन हमारे कुछ कुछ लोग इधर से दूर जा चुके हैं। अब अगर इस टेबल, जो कि ये टेबल टॉप है, इस पर अगर कुछ भी दिक्कतें आती है, मान लो अर्थक्वेक आ गया, मान लो इसको मैंने घुमा दिया, जोर से पटक दिया, मान लो मैंने घुमा दिया, तो क्या होगा, ये सारे लोग गायब हो जाएंगे, ये सारे लोग गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मार्जिन पे थे, वल्नरेबल कंडीशन में थे। अगर इस सोसाइटी पे कुछ भी असर हुआ तो ये लोग सारे बिखर जाएंगे, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। मतलब कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में आज आने वाले टाइम में कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें जो कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, तो उन पे सबसे ज़्यादा असर इन लोगों पे पड़ेगा। किन लोगों पे? इन लोगों पे पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी ऊटपटांग चीज़ें होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, तो वो इन लोगों पे असर पड़ेगा, जिसके कारणवश ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, चाहे जो भी रीज़न है। ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका क्या, और ऐसे लोग कौन हैं, और इसका मतलब टोटली पूरा इस बारे में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक्स इन द चैप्टर क्या है, मार्जिनलाइज सेक्शन, मतलब ऐसे कौन से सेक्शंस हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऐसे सेक्शंस, आदिवासीज़ हैं, आदिवासी उनमें से एक हैं, तो आदिवासी के बारे में, आदिवासीज़ एंड स्टीरियोटाइपिंग के बारे में, आदिवासीज़ एंड डेवलपमेंट के बारे में, माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में, और मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे मार्जिनलाइज सेक्शन। मतलब अब तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाया था कि मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, मार्जिनलाइजेशन का। उसका डेफिनेशन क्या है। मार्जिनलाइजेशन इज व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटीज आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेजॉरिटी बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज, कस्टम्स और रिलीजन। इस पे ज़्यादा ध्यान देना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लैंग्वेज, कस्टम्स और रिलीजन के बेसिस पे अगर आप किसी कम्युनिटी को अपने से अलग कर देते हो, हम उसे बोलेंगे मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। रीजन्स फॉर मार्जिनलाइजेशन। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न है डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी, एंड दे आर पुअर, कंसिडर्ड टू बी लो सोशल स्टेटस एंड views as being less human than others. Chapter 7 of CBSE Class 8 Civics will help the students to understand these concepts well. मतलब कि इस चैप्टर में आपको यही समझाया जाता है कि लोग जो अलग भाषा बोलते हैं या अलग कस्टम्स को फॉलो करते हैं या फिर अलग रिलीजियस ग्रुप से, मेजॉरिटी से, या फिर गरीब हैं, उनका लो स्टेटस माना जाता है उनको, और उनको कम इंसानियत तौर पे देखा जाता है कि वो हम जैसे नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसी सब चीज़ों के बारे में हम ऐसा इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 सिविक्स में देखने वाले हैं। ठीक है, अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर। हॉस्टिलिटी मतलब डेंजरस बोल लो, और फियर या फिर डर बोल लो। मतलब इन ग्रुप से या तो हम डरते हैं, नहीं तो ये हमारे लिए खतरा है, ऐसा समझते हैं हम लोग। दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन लेड्स टू communities to not to have access to resources and opportunities and unable to assert their rights, thus leading them to experience a sense of disadvantages and powerlessness. मतलब कि अगर कोई सोसाइटी ऐसा उसको समझ रही है तो वो जाहिर सी बात है वो उन लोगों से घुल मिल नहीं पाएगा, उन लोगों के जो राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल पाएंगे जो कि मार्जिनलाइज्ड है पहले से ही, या फिर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ उसको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, समझ लो बात को। तो इसी कारणवश उनको कई जगह पे डिसएडवांटेज मिलता है, होता है, और
वो लोग मतलब कमज़ोर फील करते हैं अपने आप को, जबकि ऐसा हम लोग उनको क्या समझ रहे हैं कि वो डर रहे हैं, वो मतलब खतरनाक है, हमारे जैसे नहीं है, लेकिन उनके साथ इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो खुद ही डर गए हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि हम आप सबके साथ मिलें, मगर हमारी सोसाइटी कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स दिमाग में, थॉट्स मतलब उनकी थिंकिंग ऐसी हो गई कि सारे इंसान नहीं है, सब वो कुछ ऊंच वो नीच, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी मार्जिनलाइज सेक्शन में एक टर्म आती है आदिवासी। अब आदिवासी तुम लोग को पता होगा, क्या सोचते हो तुम लोग आदिवासी के बारे में कि वो जंगल में रहते हैं, ठीक है, जंगल में रहते हैं, जंगल में खाते हैं, जंगल में पीते हैं, उन्हें ये सब पसंद है, कपड़ों के नाम पे वो पत्ते वत्ते पहनते हैं, ऐसा तुम लोग सोचते होगे, तुम क्या, मैं भी सोचता हूँ। लेकिन जब आप उतने अंदर जाके पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो, तो आपको समझ आएगा कि ये ऐसा नहीं है। तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए आगे डिफाइन आदिवासी, तो आप क्या लिखोगे, ट्राइबल्स आर आल्सो रिफर्ड टू एज आदिवासीज, ठीक है जी। आदिवासी लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मतलब कि इनहेबिटेंट्स मतलब वासी, ओरिजिनल मतलब आदिकाल। आदिवासी का मतलब देखा जाए तो हिंदी में क्या होगा, आदिकाल से जो रहते हुए आ रहे हैं, वासी, ठीक है, वासी मीन्स जो रहता है। तो आदिवासी लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, कम्युनिटी हु लिव्ड एंड कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, मतलब जो रहते थे, हु लिव्ड, जो पहले जंगलों में रहते थे, एंड कंटिन्यू टू लिव, जो अभी भी कई जगह रहते हैं, कहाँ, इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, ठीक है। अबाउट 8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज आदिवासी, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन के मुताबिक मतलब उसमें से 8% आदिवासी हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज लाइक जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड भिलाई एंड अमंग अदर्स, नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन, मतलब कि हमारे जितने माइनिंग वाले एरिया, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, वो सारे उस जगह पे जहाँ पे आदिवासी रहते थे। तो ये उनके लिए बहुत मुसीबत हो गई, क्योंकि जैसे जैसे पता चला तो हम लोग उनको भगा दे रहे थे जंगलों से कि चाहो तुम बाहर, अब यहाँ मत रहो, ठीक है, ये सीन चल रहा था। देयर आर ओवर 500 वेरियस आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। दे आर न्यूमरस इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और बहुत सी जगह, ठीक है। 60 डिफरेंट ट्राइबल्स ग्रुप्स इन उड़ीसा। दे आर डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लेस लिटिल हियरार्की। हियरार्की एक तुम्हारा टर्म है इसमें। हियरार्की का मतलब होता है, मतलब किसी डिफरेंट लेवल्स में किसी कम्युनिटी को या किसी बंदों को बांट देना डिफरेंट लेवल्स में, ग्रुप्स में, ठीक है। ये इसका कोई बेसिक वो नहीं है, ये अलग अलग टाइप्स में बट जाते हैं अपने अपने हिसाब से, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा आदिवासी में नहीं होता, कोई ऊंच कोई नीच नहीं होता। ये तो बहुत जाहिर सी अच्छी बात है, जबकि हम लोग ये फॉलो नहीं करते, लेकिन ये लोग ऐसा फॉलो करते हैं, तब भी हम इनको अलग मानते हैं, ठीक है। This makes them radically different from the communities organized around the principle of जाति वर्ना, ये कास्ट है, और those that were ruled by kings। इन लोगों में ऐसा नहीं था, जबकि ये अच्छी चीज़ है, और हम लोगों में खामियां थी, लेकिन हम लोग मेजॉरिटी में थे तो हमने इनको अलग कर दिया, बात ये है, ठीक है। तो ये सब जगह तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया, ठीक है। तो बस आगे क्या आता है, आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स, मतलब उनको पुराने रिलीजन वो फॉलो करते हैं अपना, और ये क्या है, डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुज़म एंड क्रिश्चियनिटी। वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, वो मतलब एंसेस्टर्स की वर्शिप करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब हिंदुज़म में क्या है, हमारे पूर्वज वैसे नहीं थे ना, हम अपने पूर्वज की वर्शिप नहीं करते, हम भगवान की करते हैं, हम अल्लाह की करते हैं, हम जीसस की करते हैं, ठीक है, हम अपने पूर्वज की नहीं करते। तो ये लोग अपने पूर्वज की करते हैं, ठीक है। विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स, द लास्ट एसोसिएटेड विद द रिसाइडिंग इन वेरियस साइट्स इज इन द लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट एंड एनिमल स्पिरिट, ठीक है। मतलब ये लोग अपने रिलीजन भी अलग फॉलो करते हैं, ये लोग बहुत ही अलग चीज़ वर्शिप करते हैं, इसलिए ये लोग अलग हैं। आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज अलग है, which have often deeply influenced on the formation of mainstream of Indian language like Bengali. Santhali has the largest number of speakers and has a significant body of publication including magazines on the interest of in e-zines, ठीक है। इनकी लैंग्वेज वगैरह भी अलग है, एकदम ही अलग है, ठीक है, और इतनी पुरानी है जैसे कि संस्कृत, हमारी बहुत पुरानी भाषा। अब आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग, जैसा कि मैं हमें शुरू से बोल रहा हूँ, स्टीरियोटाइपिंग मतलब
A stereotype is a mistaken idea or a belief many people have about a thing or a group that is based upon how they look on the outside, which may be untrue or only partially true. मतलब कि एक ऐसा आइडिया, एक ऐसे थिंकिंग जो हमारे दिमाग में कई ग्रुप्स के लिए है, जो कि बहुत गलत भी है या फिर बहुत, और या तो आधा सच है, पूरा सच नहीं है, पूरी बातें नहीं है। तो इसे हम इस चीज़ को बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। और आदिवासीज आर पोर्ट्रेट, ऐसे ही हमारी कुछ आदिवासीज को लेके स्टीरियोटाइप्स हैं। कैसे? आदिवासीज आर पोर्ट्रेट इन अ वेरी स्टीरियोटिपिकल वे इन कलरफुल कॉस्ट्यूम। हम जैसे सोचते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही कपड़ों में रहते होंगे, जो कि एक हद तक सही क्या, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने उतना घुस के आज तक पढ़ा ही नहीं। हेड गियर, वो हमेशा ये पहन के सोते होंगे, रखते होंगे through their dancing, ठीक है। Besides this, we seem to know very little about the realities of their life, मतलब हमें बहुत नहीं पता उनके बारे में। This wrongly leads to people believing they are exotic, primitive and backward। मतलब कि हम लोग क्या सोचते हैं कि वो लोग जंगली से मार के खा जाते होंगे, बहुत खतरनाक होते होंगे, एक हाथ मारते होंगे पत्थर टूट जाता होगा, ये जो भी है ये सब हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं। वो ऐसे नहीं हैं, या होंगे भी तो हमें क्या पता, हम तो घुस के थोड़ी देखा, हमें तो जिसने जो बोल दिया हम वो मान के बैठे हुए हैं, ये हमारी गलती है। अब तो मैं कुछ भी बोल दूँ तो तुम उसके बारे में उसको सर्च करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब इस टाइटल से क्या समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा है। इस टाइटल से तुम्हें क्या लगेगा कि आदिवासी की कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, इस टाइटल का मतलब यह है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई उस पर आदिवासी पे क्या फर्क पड़ा, वो कैसे कैसे धीरे धीरे डिटोरिएट होते रहे, ठीक है। फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड टिल द 19th century and the Adivasis had a deep knowledge of access to as well as control over these vast tracts at least till the middle of the 19th century। मतलब कि 19th century के एंड तक फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा था, और आदिवासी उसमें उनको सारी नॉलेज थी क्या क्या फॉरेस्ट होगी, जब वो उसी में रहते हैं तो होगी। This meant that they were not ruled by the large state and empires. Instead, often empires heavily depended on आदिवासी for the crucial access to the forest। मतलब कि उस टाइम पे जब वो रहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि उस जैसे आज के टाइम में रूलर है, रूलर बोले तो हमारी सरकार ओन करती है, उसको मेंटेन करती है, उस पर ध्यान देती है। तब ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरा आदिवासी रूल करते थे उस फॉरेस्ट एरिया में। वैसे ही तब जो भी एम्पायर्स थे उनको वो कम्प्लीटली वो डिपेंडेंट रहते थे आदिवासी पे फॉरेस्ट में एंटर तक करने के लिए, ठीक है। For the past 200 years, Adivasis has been increasingly forced through economic changes, forest policies, and the political force applied by the state and the private industry to migrate to live as a worker in plantation, at construction site, in industries, and as domestic workers। मतलब कि पिछले 200 साल से इन लोग को फोर्स किया जा रहा है कि आप छोड़ो अब जंगल, अब बाहर जाओ, बाहर नौकरी करो, कुछ भी करो। तो अब बात यह है कि अभी तो इन लोग की कंडीशंस कईयों की बहुत अच्छी है, लेकिन कईयों की बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग मेंटालिटी ऐसी है कि हम सोचते हैं वो हमसे अलग हैं, वो अलग है, जंगली हैं, जो भी हैं। तो उस पर उन बेसिस पर नौकरी कौन देगा? अब सरकार ने तो बोल दिया तुम निकलो भाई, हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे, हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, मतलब बिल्डिंग्स बनाएंगे, जंगल काटेंगे, जो भी करेंगे, मगर तुम कहाँ जाओगे भाई? अब तुम जाओ। अब उनके लिए उन्होंने जॉब थोड़ी रखी, उनको बोल दिया प्लांटेशन में काम करो, कंस्ट्रक्शन में काम करो। तो ये इन लोगों के लिए बहुत बुरा टाइम था। अभी तो हालात फिर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन बेटर है। Adivasis have also lived in the areas that are rich in minerals and the other larger industrial projects। जब मैंने तुम्हें बताया वो वैसी जगह पे ज़्यादा, जहाँ पे वो लोग थे वहाँ वो जगह मिनरल से रिच थी, और वहाँ पे अब जाकर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। Losing their lands and access to the forest means that tribals lose their main source of livelihood and food. Having gradually lost access to the traditional homeland, many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for the very low wage in local industries or at building or construction sites। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं, वो मेहनत तो करते ही होंगे उतनी। अब कई लोग उनको आदिवासी समझ के नहीं रखते होंगे, और जो रखते भी हैं वो बहुत लो वेज, मतलब बहुत कम किराए पे रखते हैं। तो बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था उनकी कम्युनिटी के ऊपर। ऐसा जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया
तो मेन हेडिंग का मतलब यही है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे आदिवासी को अपनी जगह से भगा दिया गया, उनको बोला गया कि तुम सिटीज में जाके दूसरी जगह काम करो। ठीक है, फिर अब देखेंगे माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। अब मैंने तुम्हें बताया था मार्जिनलाइजेशन का मतलब है किसी ग्रुप को उस अलग कर देना सोसाइटी से, किस बेसिस पे, या तो वो माइनॉरिटी हो मतलब ग्रुप्स, मतलब कैसे बताऊँ, जैसे वो पॉपुलेशन में कम हो, या फिर लैंग्वेज के बेसिक्स पे दूसरे लैंग्वेज बोलते हो, या फिर रिलीजन के बेसिस पे दूसरे रिलीजन के हो, या फिर उनके कल्चरल एक्टिविटीज कुछ बहुत अलग है उसकी बेसिस पे। ठीक है, मान लो तुम्हारी क्लास में आ गए, मतलब मान लो मेनली हिंदी बोली जाती है पूरी क्लास में, 40 बच्चों की क्लास है उसमें हिंदी बोली जाती है, मगर उसमें से 2 बच्चे आ गए जो मराठी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मराठी बोलते हैं, तो तुम से वो धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, वो अलग सीट पे बैठेंगे, वो दोनों साथ में बैठेंगे, अलग लास्ट सीट पे बैठे, फर्स्ट सीट पे बैठे, लेकिन अलग से कोने में बैठेंगे, ग्रुप बना लेंगे। तो यही मतलब हुआ मार्जिनलाइजेशन का। ठीक है, तो किस बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो। Constitution provides a safeguard to the religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो इक्वलिटी है हर जगह तो राइट सबके लिए सेम है, तो ये एक एज अ सेफ गार्ड है। नहीं तो हम लोग तो उन लोग को एकदम ही अलग कर डालें, हम लोग तो उनको देश से ही भगा दें अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश में अभी जैसे स्टेबल है हमारा देश, वैसा स्टेबल ना रह पाता। The term minority is most commonly used to refer the communities that are numerically small। ठीक है, जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन में कम in relation to the rest of the population। ठीक है, जैसे कि हाँ, जैसे हमारे ये इंडिया है, इसमें मुस्लिम्स जो हैं वो 13-17 करोड़ के आसपास हैं। ठीक है, जैसे जो भी लेटेस्ट ट्रेंड स्टैट्स होंगे मुझे आइडिया नहीं, लेकिन 13 to 17 करोड़ हैं। लेकिन बाकी जो है जैसे कुछ 3 करोड़ ऐसे लगभग पंजाबी सिख्स हैं, और बाकी क्रिश्चियन हैं, और मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी हिंदुज़्म है। तो उनके कंपेरेटिवली ये जो 3-4 रिलीजन है ये माइनॉरिटीज़ में गिने जाते हैं। The Indian Constitution recognizes that cultural of majority influences the way in which the society and the government might express themselves. In such cases, size can be a disadvantage and led to the marginalization of the relatively smaller communities। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ the Indian Constitution recognizes that the culture of majority influences the way in which society and government might express themselves। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेजॉरिटी लोग को देख के तो बनाया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन मेजॉरिटी के हिसाब से थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी में लोग उतने ही हैं, तो ये थोड़ा उन लोगों के लिए डिसएडवांटेज है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ मेजॉरिटी का ही ध्यान दिया जा रहा है, तो जो माइनॉरिटीज है उनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता। Safeguards are needed to protect the minority communities and against the possibility of the being culturally dominated by the majority. They also protect them against any discrimination and disadvantage that they may face। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरा ध्यान रखता है कि माइनॉरिटी को कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। ठीक है, कल्चरली वो डोमिनेट ना हो, किसी भी तरह से वो डोमिनेट ना हो, सब इक्वली जिए या जो भी है। The Constitution provides these safeguards because it is committed to the protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice। मतलब कि हमारा देश इंडिया अकेला ऐसा देश है जो अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो इसी चीज़ से माना जाता है कि इंडिया अकेला देश है जिसमें भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, तरह तरह के लोग, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और तथा ज़्यादा हिंदी हो रही है मेरी आज, ठीक है, और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे कदम ले रहा है। ठीक है, और उसमें वैसा है। अब मैंने बोला था मुस्लिम जो है माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो आप बोलोगे भैया सिख्स हैं और ये क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिज़्म है, ये सब भी तो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो अब हम मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो देखो मेरा ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि मैं देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ, सुनो। मुस्लिम्स और मार्जिनलाइजेशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में शायद टेबल भी है कि जो पक्का घर है,
जो पक्का हाउस होता है वो तुम कंपेयर करोगे किस किस के बीच में, हिंदुज़्म के बीच में, मुस्लिम के बीच में, क्रिश्चियन के बीच में और सिख के बीच में। तो सबसे ज़्यादा कम है पक्का हाउस, सबसे ज़्यादा कम मुस्लिम लोगों के पास है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देखोगे तो वो भी सबसे ज़्यादा कम मुस्लिम लोगों के पास है। और एजुकेशन देखोगे तो वो भी सबसे ज़्यादा कम मुस्लिम्स को नहीं मिल पाई है। इसका चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही इसके लिए खाली जिम्मेदार है, मुस्लिम्स भी जिम्मेदार थे कि उन्होंने वो पढ़े नहीं उस टाइम पे या आज भी लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है और दो लोग भी। अब ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। और भी 2-3 कंडीशंस है जिससे ये पता चलता है कि डेवलपमेंट जो है वो भी सबसे ज़्यादा कम मुस्लिम्स में है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स, सारे ही मुस्लिम्स ऐसे हैं। अब जैसे हमारे अभी वो अब्दुल कलाम जी हैं, वो कितना वो डेवलपर, पूरे दुनिया उनको जानती है, ठीक है। तुम अपनी काबिलियत से बढ़ सकते हो तो कोई नहीं देखता तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ ना आ रहा है कि हम सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस मुस्लिम आर 13.4% if India's population and are marginalized community in India today because comparison to other communities they have over the years been deprived on the benefits of socio and economic development, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, recognizing that Muslims in India were lagging in terms of various development indicators, the government set up a high level committee examined the social, economic and educational status of the Muslim community। अभी गवर्नमेंट को जैसे पता चला तो उन्हें 2005 में आई गेस एक कमेटी बनाई जिसमें ये बोला गया कि तुम देखो कि ये लोग ऐसे पीछे क्यों हैं, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है इसका। तो ऐसी कमेटी बनाई गई, तो उसमें जो रिपोर्ट आई उसका क्या मतलब हुआ। द रिपोर्ट डिस्कसेस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी। इट सजेस्ट दैट ऑन द रेंज ऑफ social, economic and educational indicators, the situation of Muslim community is comparable to the total of other marginalized communities like scheduled castes and scheduled tribes। मतलब कि जो हमारी ये जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने सजेस्ट किया जो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है उन लोगों से, कंपेरेबल है उन लोगों से जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस सच एज वेयरिंग बुर्का, फेज मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मतलब कि मुस्लिम लेडीज़ कई जगह आपने देखा होगा, सिटीज़ में तो नहीं लेकिन कई जगह जो रिगुलसली फॉलो करते हैं उनमें देखा कि लेडीज़ बुर्का पहनती हैं, ठीक है। और जो मुस्लिम मैन हैं वो टोपी पहनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज़ नहीं है, ये तो अच्छी चीज़, वो अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बात ये है बिकॉज ऑफ दिस, मगर हम लोग मतलब जो नॉर्मल लोग हैं वो ये मानते हैं। अब वो तुम जैसे ठीक है तुम सारे स्टूडेंट्स हो, सारी यूनिफॉर्म पहन के आओ, एक कोई अलग ड्रेस पहन के आ जाए तो तुम उसको अलग नज़रिए से देखोगे, उसको देखोगे क्या पहन के आ गया, ये हम सबसे अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो है तो स्टूडेंट ही ना, क्या पता आज उसका बर्थडे हो या जो भी है। तो इससे उसकी मानसिकता या फिर उसकी एजुकेशनल क्वालिटी या उसकी डेवलपमेंट या उसकी किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उसने पहना क्या है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू आइडेंटिफाई डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक रेस्ट ऑफ अस, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें अभी बता दिया, दिस ऑफन बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली। तो ये उनके लिए एक्सक्यूज हो गया कि वो हमसे अलग है इसलिए हम उसको फेयरली ट्रीट ना करें। दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम हैज लेड देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेयर दे हैव लिव्ड। तो अब इस चीज़ के कारणवश कई जगह से मुस्लिम माइग्रेट भी हो रहे हैं वैसी जगह पे जहाँ पे वो कंफर्टेबल है, ठीक है। इन आवर कंट्री देयर आर सेवरल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक दलित्स। अब तो बात हो गई हिंदू मुस्लिम की, ठीक है। हिंदू मुस्लिम, सिख और ये ईसाई वाला क्रिश्चियनिटी, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया था रीजनल के बेसिस पे। मगर अब हिंदुज़म में भी आ जाओ तो अलग अलग कास्ट होते हैं, मुस्लिम में भी कास्ट होते हैं और सिख में भी क्या पता होते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, क्रिश्चियनिटी का मैं बता नहीं सकता। तो हिंदू मुस्लिम में अभी फ़िलहाल बात करेंगे तो इनमें कास्ट होते हैं। अब इसमें कास्ट सिस्टम के नाम से डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब दलित्स हैं तो ये हिंदू हैं लेकिन ये कास्ट इनकी लोअर कास्ट मानी जाती है, तो इसके
इनके लोगों को इतना मार्जिनलाइज, रोज़ कुछ ना कुछ खबरें आ जाती हैं जिसके साथ हम देखते हैं कि जो दलित के साथ है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, गलत गलत चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? इट इज़ क्वाइट एसेंशियल, एक मिनट, it is quite essential to bring these communities in the mainstream so that they may avail the access to the rights, development and other opportunity। तो ऐसा क्यों है? मैं ये बोल रहा ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोगों की वजह से, हम लोग की मानसिकता ऐसी गंदी हो गई है कि हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा डेवलप करे, कोई दूसरा बंदा जो थोड़ा अलग है हमसे वो क्यों नहीं डेवलप करे। हम लोग ये सोचते हैं। गवर्नमेंट के भी थोड़ा बहुत हाथ है, उनको भी इन चीज़ों के लेके मोटिवेट करना चाहिए, मीडिया को मोटिवेट करना चाहिए, मगर आज के टाइम में ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब मिल बांट के रहें, मिल बांट के खाएं, मिल बांट के जिए, इसी में हमारी भलाई है। वरना ब्रिटिश रूल आने से फिर कोई नहीं रोक सकता। उन लोगों ने भी यही किया, डिवाइड एंड रूल, सबको एक दूसरे के खिलाफ लड़ा दिया और खुद रूल किया। तो और सारे इंडियन स्लेव की तरह जिए। तो अगर हम अभी खुद बोल पा रहे हैं, खुद सीख पा रहे हैं, कुछ ओपनली कुछ चीज़ बोल पा रहे हैं, तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी वजह से, क्योंकि वो लोग ने ही, उन लोगों ने हमेशा से यही चाहा था कि सारे लोग इक्वली जिए। मगर आज के टाइम में हम सारे यही चीज़ें वापस से कर रहे हैं। आने वाले टाइम का फ्यूचर हमें अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वैसी कम्युनिटीज़ को अपने साथ बुलाएं, मिलाएं। तुम लोग भी आने वाले फ्यूचर हो, तुम ही लोग आने वाले फ्यूचर। इस चैप्टर को एज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रटोगे तो तुम आंसर लिख के आ ही जाओगे, मुझे पता है। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, मगर इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाओ, कोई भी हमसे अलग नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या बना इस बात का, जो मैंने इतनी तुमको भाषण सो पर लेक्चर दिया, उसके बाद का क्या बना? Marginalization, a complex phenomena, requires a variety of strategies, measures and safeguards to redress this situation। ठीक है, varieties of strategies हैं, measures, safeguards चाहिए हमें इसको redress करने के लिए। All of us have stake in protecting the rights defined in the Constitution, and the laws and the policies tend to realize these rights. Without these, we'll never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promoting equality for all। मतलब कि कुल मिला के हमारी सोच, हमारी मानसिकता और हमारे कैसा बर्ताव है दूसरे लोगों को लेके, इन सब पे सारी बात आ जाती है। सरकार क्या करती है भाई? सरकार तो 5 साल में चेंज हो जाएगी। सरकार को चुना किसने? तुमने, मैंने। ठीक है, ये तो 5 साल में चेंज हो जाएगी, किसी को नहीं लेना देना। इनको पैसे खाने से मतलब है, काम और 10% काम। 100% में से इनका 10% काम होता है, 90% अपनी खुशी होती है। सब कोई अपनी खुशी देखते हैं, अपने परिवार की खुशी देखते हैं। मगर ये तो 5 साल बाद चले जाएंगे, मगर हमें तो ज़िंदगी भर जीना है ना। तो तुम, मैं और हम लोग पे ये बहुत प्रेशर है। इस चीज़ को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, दिमाग तो है। और ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, सारे आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल बांट के रह रहे हैं, और सारे ही इंडियंस हैं। कुछ पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब एक कम्युनिटी का कुछ बंदे अगर कुछ गलत कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है पूरी कम्युनिटी गलत है। ठीक है, तो बस तुम लोग 8th क्लास में हो, इतना दिमाग तो तुम लोग के पास भी है, मेरे पास भी है। बाकी अपने मम्मी पापा को भी समझाओ, जितनी अच्छी चीज़ें तुम फैलाओगे उतना ही देश अच्छा बनेगा। जैसा कि सुना ही होगा तुमने, आँख के बदले आँख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी बन जाएगी। तो वही बात है, आँख के बदले आँख नहीं लेनी है। अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, कानूनी कार्रवाई करो, या फिर वो बंदे ने बुरा किया है तो उसकी कम्युनिटी को पूरा को इल्ज़ाम मत डालो, उस बंदे पे डालो, उसको सजा दो, या जो भी है। इन सब का दिमाग तुम्हारे पास है। और फिलहाल तो बस हम तो क्या ही बोल सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक। तुम लोग बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। बस अपनी सक्सेसफुल तो सबको ही बन जाता है मोस्ट, लेकिन अच्छा इंसान बहुत कम लोग बनते। तो तुम लोग अच्छे इंसान बनना। मैं हर वीडियो में चाहता हूँ कि तुम लोग को एक ना एक कोई नई सीख दूँ, जिससे कि तुम एक बेहतर इंसान बन सको। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, बी सेफ।